पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय पहले भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब तीसरी बार उन्हें पार्टी ने कमान सौंपी है। साय को संगठन के नेताओं के बीच तालमेल बिठाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। 21 फरवरी 1964 को जशपुर के बगिया गांव में एक किसान परिवार में जन्मे विष्णुदेव साय ने गांव के सरपंच के रूप में राजनीतिक सफर शुरू किया। 1990 से 1998 तक 2 बार वो मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1999 में वो 13वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। साल 2004 में वो 14वीं और 2009 में 15वीं और 2014 में 16वीं लोकसभा के भी सदस्य रहे। इस दौरान वो कई केंद्रीय कमेटियों में रहे। 9 नवंबर 2014 को विष्णुदेव साय को मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया। उन्होंने माइंस और स्टील मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 2019 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। साय पहले भी 2 बार छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पहली बार 2006 से 2009 तक, उसके बाद 2009 से 2013 तक। केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। संगठन के साथ ही आरएसएस के करीबी माने जाने वाले साय को आदिवासी होने के चलते तीसरी बार कमान सौंपने का फैसला हुआ है। विष्णुदेव साय को अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति इसीलिए भी बनी क्योंकि विक्रम उसेंडी का बतौर बीजेपी अध्यक्ष कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा। उसेंडी के नेतृत्व में बीजेपी लोकसभा चुनाव तो जीती, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 10 नगर निगम पर कांग्रेस काबिज हो गई तो 27 में से 20 जिलों में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष भी नहीं बना पाई। बीजेपी अध्यक्ष पद पर आदिवासी चेहरे को मौका देती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आदिवासी चेहरा नहीं पहुंचा। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी के निधन के बाद विष्णुदेव साय को पार्टी ने कमान देकर आने वाले समय में आदिवासी कार्ड खेला है। सियासी गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है। मौजूदा कांग्रेस सरकार के सामने मजबूत विपक्ष बनकर उभरने की चुनौती साय के सामने होगी तो पार्टी में नई जान फूंकने की भी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बीजेपी प्रदेश में आदिवासी कार्ड क्या खेलने जा रही है? दरअसल ये खबर बहुत तेजी के साथ फैली और लगभग ये तय भी माना जा रहा है कि विष्णुदेव साय, जो कि पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जो सांसद रह चुके हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, वो एक बार फिर से प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। महज औपचारिक ऐलान यहाँ पर है। तो आदिवासी चेहरे को एक बार फिर से सामने लाकर बीजेपी क्या खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है? क्योंकि नाम कई सारे चल रहे थे। तेज तर्रार नेता होना चाहिए, ऐसी ही चर्चाएं चल रही थी। सामान्य वर्ग से भी चेहरा चल रहा था। संतोष पांडे से लेकर विजय बघेल से लेकर यहाँ तक कि आदिवासी चेहरे की जब बात आए तो रामविचार नेताम तक का नाम यहाँ पर चल रहा था। लेकिन बाजी आखिरकार विष्णुदेव साय के पक्ष में आई, और आई तो इसके क्या मायने हैं, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है, चर्चा इसी पर होगी। अब मंथन भी इसी पर लोग करने लगे हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी से उमेश घोरमड़े जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से धनंजय ठाकुर जी हैं। नमस्कार उमेश जी, आदिवासी चेहरा सामने एक बार फिर से आया है। आपके केंद्रीय नेतृत्व ने आदिवासी चेहरे पर भरोसा जताया है। क्या इसके पीछे, क्या आदिवासी इलाकों से बड़ी हार मिली थी इसलिए जनाधार तलाशने की कोशिश है, या फिर से ये सिर्फ सामने ये दिखाने के लिए है? देखिए अभिषेक जी, अभी अधिकृत तौर पे कहीं कोई घोषणा नहीं हुई है, और वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं वह भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं, माननीय विक्रम उसेंडी जी, और उनके नेतृत्व में लगातार एक मजबूत विपक्ष के तौर पे हम कार्य कर रहे हैं। और इससे पूर्व भी जैसा कि विष्णुदेव साय जी के नाम को लेकर के चर्चा हो रही, तो उनका भी एक लंबा इतिहास रहा है। और मुझे खुशी हो रही थी, अभी आपके माध्यम से जो स्टोरी चल रही थी उसमें भी बता रहा था कि एक छोटे से गाँव से सरपंच से राजनीति प्रारंभ करना और आज केंद्रीय मंत्री तक जाना, और फिर आज प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी नाम पे चर्चा चलना, और पूर्व में भी लगातार 2 बार प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर संभालना, और लगातार पार्टी के जनाधार को मजबूत करने का काम माननीय विष्णुदेव साय जी ने किया है। और निश्चित तौर पे यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि किस प्रकार से एक छोटे से गांव से उठकर के केंद्रीय मंत्री तक का सफर और प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर और पार्टी के जनाधार को लगातार मजबूत करने वाला कार्यकर्ता, ऐसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ही आपको निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। और जी, अगर आदिवासी चेहरा पहले से था तो फिर से नया आदिवासी चेहरा लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पुराने आदिवासी चेहरे को आप फेल मानते हैं?
जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं? देखिए अभिषेक जी, पार्टी का एक संविधान है और उस संविधान के तहत तमाम जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, भी हाल ही में आदरणीय नड्डा जी ने भी केंद्रीय नेतृत्व की कमान संभाली। वो इसलिए क्योंकि अमित शाह जी का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था और अभी उसेंडी जी का कार्यकाल भी, क्योंकि माननीय धर्मलाल कौशिक जी को नेता विपक्ष बनाया गया और आधे कार्यकाल को उन्होंने छोड़ा था, उनके कार्यकाल को माननीय उसेंडी जी ने पूरा किया और उनका भी संविधान के तहत कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। उसी के तहत संगठनात्मक दृष्टिकोण से जो पार्टी का संविधान है उसी के तहत नई नियुक्तियां और नए चुनाव होने और उसकी प्रक्रिया लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन में चल रही है। बीच में नगरीय निकाय के चुनाव आ गए थे और उसके बाद लगातार कोरोना संकट से पूरा देश यहां पर जूझ रहा है। उसके चलते निश्चित तौर पर कुछ विलंब हुआ है, लेकिन मैं यह विश्वास के साथ फिर से क्यों नहीं, अगर आदिवासी चेहरे की बात है तो फिर उसेंडी जी फिर से क्यों नहीं, क्योंकि पूरा 3 साल तो उन्होंने किया नहीं था। देखिए अभिषेक जी, अभी कहीं कोई घोषणा नहीं हुई है। जब तक घोषणा नहीं हो जाती, अधिकृत रूप से नए अध्यक्ष का नाम नहीं आ जाता, तब तक हम यह भी नहीं कह सकते कि उसेंडी जी रिपीट नहीं हुए हैं। हम तब तक यह भी नहीं कह सकते कि कोई नया अध्यक्ष मिल गया है। तो निश्चित तौर पे उस अधिकृत घोषणा का हम सबको इंतजार करना चाहिए और मैं समझता हूं कि इससे पूर्व माननीय धर्मलाल कौशिक जी के नेतृत्व में और उसके बाद विक्रम उसेंडी जी के नेतृत्व में लगातार संगठन मजबूत हुआ है और आने वाले समय के अंदर भी जो भी नाम की घोषणा होगी, निश्चित तौर पे पार्टी उनके निर्देशों पे, उनके नेतृत्व में आगे एक मजबूत विपक्ष के तौर पे कांग्रेस आप लोगों पार्टी के के खिलाफ लिए सड़क की चिंता लड़ाई का लड़ते विषय हैं। है? आप लोग किस तरीके से इसको देखते हैं? बीजेपी एक बार फिर से आदिवासी चेहरे को ला रही है और माना जा रहा है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा अगला विधानसभा चुनाव उसके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। देखिए अभिषेक जी, अगर देखा जाए तो पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी का संगठन का मामला है, इसमें हमको कोई टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र में सवाल का जवाब देना पड़ता है। जैसा आपने सवाल किया तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक तो शायद विष्णुदेव जी का ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर हम पूरी विस्तार से जाते हैं तो इस प्रकार इसको आदिवासी चेहरा बताने की कोशिश किया जा रहा है। असल में ये आदिवासी चेहरा से ज़्यादा ये आरएसएस का मोहरा नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लगातार देखेंगे कि 6-8 महीने से भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ के राजनीति को लेकर एक गुटी संघर्ष चल रहा था। और गुटी संघर्ष कौन सा, आप थोड़ा समझिएगा। एक और आरएसएस से जुड़े हुए भाजपा के नेता थे, दूसरी ओर वो भाजपा के लोग जो सीधा भाजपा जुड़े थे, जिनको आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था। वो आरएसएस जो आदिवासियों के आरक्षण का विरोध करती है, वो आरएसएस जो लगातार आदिवासियों के संस्कृति परंपराओं का विरोध करती रही, जैसे पत्थलगढ़ी के दौरान हुआ था। और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जिस प्रकार भाजपा ने आदिवासियों के 5वीं अनुसूची, पेशा कानून और ग्राम सभा के जो हनन किया, जो उनको जल जंगल में खदेड़ने जो काम किया था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से ये दोहरी राजनीति कर रही है। असल में ये आरएसएस का मोहरा है, आदिवासी वर्ग से जरूर है साई जी, लेकिन ये आदिवासी का नहीं बल्कि ये आरएसएस का मोहरा है। और कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। जनता ने हमें 5 साल के लिए बहुमत दिया है, जनता ने हमें भरोसा किया और हम जो 36 बिंदुओं पर जनता के बीच गए थे, उसमें अधिकांश बिंदु पर हमने जनता के सामने काम करके एक जो इतिहास जो रचा है, तो हमें किसी प्रकार से कोई खतरा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक मामला है, लेकिन ये निश्चित तौर पर आरएसएस का मोहरा है। उमेश जी, आरएसएस का मोहरा कह रहे हैं यहाँ पर, आदिवासी कार्ड खेलने की जो बात है किसकी चली है? अगर विष्णुदेव साय जी यहाँ पर बन जाते हैं, कहा जा रहा है बहुत करीबी हैं रमन सिंह जी के। देखिए अभिषेक जी, जिस प्रकार से धनंजय जी अभी आरोप लगा रहे थे, इससे निश्चित तौर पे इससे पूर्व भी लगातार, चाहे हम 2003 की बात करें, किस प्रकार से आदिवासी भाइयों के चेहरे पे कालिक पोतने का काम इन्होंने किया था, और आज भी उसी प्रकार का आदिवासी चेहरा इनका यहाँ पर, आदिवासी विरोधी चेहरा इनका यहाँ पर उजागर होता है। ये लगातार आदिवासी भाइयों के विरोधी रहे और जिस प्रकार से एक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक आदिवासी नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर इनका विरोध कर रहा है और इनको इनके तमाम योजनाओं को याद दिलाने का काम कर रहा है। इसकी कहीं ना कहीं पीड़ा, इसकी कहीं ना कहीं टीस यहां पर मुझको लगता है कि धनंजय जी के अंदर से यहां पर उजागर हो रही है। और रही बात, मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि यहां पर किसी का चेहरा, किसी का चहेता और इस प्रकार का विषय भारतीय जनता पार्टी के अंदर में नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। यह हमने, आपने और पूरे देश ने बेहतर तरीके से देखा है। यह तो कांग्रेस पार्टी के अंदर का जो निर्णय
होता है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नियुक्तियां होती है वो 10 जनपद के इर्द गिर्द और गांधी परिवार के छत्र छाया में होती है। यह पूरे देश ने देखा है और वही अनुभव मेरे ख्याल से यहां पर कांग्रेस के मित्र बैठ करके बयां कर रहे हैं कि किस प्रकार के एक परिवार विशेष की चरण वंदना के इर्द गिर्द आज कांग्रेस पार्टी सिमट गई है। उसी का शायद खींच और उसी का परिणाम यहां पर धनंजय जी जाहिर कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर में भारतीय जनता पार्टी एक नए नेतृत्व के साथ, एक नए अध्यक्ष के साथ और मजबूती के साथ एक मजबूत विपक्ष के तौर पर यहां पर अपनी भूमिका निभाने जा रहा है। उसी की कहीं ना कहीं पीड़ा और अपनी जमीन खिसकते देखते हुए आपके कार्यकर्ता पहले जब लंबे समय से क्योंकि मामला अटका हुआ था तो आपके कार्यकर्ता कह रहे थे कि कुछ एग्रेसिव चेहरा आना चाहिए, ये भी बातें चल रही थी। यहाँ पर विष्णुदेव साय जी निश्चित रूप से सौम्य चेहरा है, क्या कार्यकर्ताओं की यहाँ पर फीडबैक ली गई है, किसकी चली है अगर ये चेहरा सामने आ रहा है? देखिए, पहली बात तो अभी अधिकृत तौर पे कहीं कोई घोषणा नहीं हुई है। रही बात कार्यकर्ताओं की, तो पार्टी का अपना एक लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है और तमाम कार्यकर्ताओं की सहमति से, तमाम कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के बाद, तमाम स्तर पे चर्चा के बाद यहां पर कार्यकर्ताओं का सुना जाता है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप ही लगातार भारतीय जनता पार्टी निर्णय करती है। और उसी का परिणाम रहा है कि यहां पर बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पद में जाने का, प्रधानमंत्री बनने का भी अगर कहीं सोच सकता है तो वह भारतीय जनता पार्टी के अंदर सोच सकता है। यह सोच कांग्रेस पार्टी के अंदर आज तक 70 वर्षों में कभी सफल होती नहीं दिखी है और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी, एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी अपने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के अपनी सलाह दे सकता है, अपनी चिंता जाहिर करता है, अपने वक्तव्यों को रखता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है, यह इसका परिणाम है। संजय जी, धनंजय जी, यहाँ पर इस तरीका यहाँ पर आपने देखा कि अगर मान लिया जाए कि विष्णुदेव साय लगभग तय हो चुके हैं, औपचारिक ऐलान ही हालांकि यहाँ पर काफी बचा है, आपके यहाँ से भी प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, आदिवासी चेहरा है, यहाँ भी वही चेहरा है, आमने सामने जब दोनों होंगे निश्चित रूप से जनता भी तुलना करेगी। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किए, अपने नेतृत्व का सफलता के प्रमाण दिए हैं। देखेंगे नगरीय निकाय चुनाव में जो हमने परचम जो लहराया यहाँ पे, कहीं न कहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी थे और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी कामों की बदौलत हम यहाँ पे परचम लहराने में कामयाब हुए हैं। और जैसे अभी उमेश घोरमड़े जी कह रहे थे, तो आपको अभी कुछ दिनों की पहले की घटना बता देता हूँ। दुर्ग में सहकारिता के एक बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, प्रीतपाल बेलचंद जी उनका नाम है, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ की इकाई है उसको 3 लोगों के हाथ में गिरवी रख दिया है, ये उनका आरोप था। अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा है, उसमें तो यहाँ के जो प्रभारी सौदान सिंह, यहाँ के जो भाजपा कार्यालय के जो शायद प्रभारी और भी कोई है, उनको लेकर टीका टिप्पणी हो रही है, उनकी नाराजगी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जैसे आप देखेंगे कि इसके जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के दौरान छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं से न पूछा गया, न तवज्जो लिया गया, न राय मशुरा किया गया। उसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आरएसएस का मोहरा बनाकर विष्णुदेव साय जी को यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी आदिवासी समाज से, आदिवासी वर्ग से है। तो एक प्रकार से जो इनको दोहन करने की जो इनकी नीति है, उपयोग करके भूल जाने की नीति है, उसी नीति को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी का संगठन का मामला है, इसे हमको लेना देना नहीं है। हम तो अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं अगर विष्णुदेव साय जी ऑफिशियली उनकी घोषणा होती है तो, और हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की सरकार काम करे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं टिक पा रही है। और कांग्रेस के कामों की तारीफ तो भाजपा के कार्यकर्ता, आदिवासियों की जमीन हमने लौटाया, तेंदुपत्ता का दाम 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपए किया है, और बहुत सारे अनेक योजनाएं जिससे हर वर्ग को लाभ हो रहा है। इसके बाद हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता बहुत पार्टी सारे लोग दौड़ में थे, क्या उनकी भी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है? बहुत से लोगों ने उम्मीद पाल रखी थी, आपके बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक ने। देखिए, निश्चित तौर पे वही भारतीय जनता पार्टी की मजबूती और एक मजबूत लोकतंत्र की खूबसूरती है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता, यह उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की, प्रतिभाओं की, चाहे किसी भी वर्ग की हम बात करें, चाहे हम पिछड़ा वर्ग की बात करें, आदिवासी वर्ग की बात करें, एसटी वर्ग की बात करें, एससी वर्ग की बात करें या सामान्य वर्ग की बात करें, तमाम वर्गों में हमारे तमाम योग्यता रखने वाले दिग्गज नेता हैं। और निश्चित तौर पर सभी की अपेक्षाएं रहती है, सभी का एक भावना रहती है कि पार्टी की ऊंचे से ऊंचे स्तर
पर जाकर के पार्टी की सेवा करें, उसको मजबूत करने के लिए अपना जो योगदान दे सकते हैं वो योगदान दें निश्चित तौर पे। और आने वाले समय के अंदर में भी जो निर्णय होकर के निकल करके सामने आएगा उसमें नाराजगी जैसे कहीं कोई विषय नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि एक मजबूत संगठन है, एक अपना लोकतंत्र है और सभी से राय शुमारी करके सभी की सहमति के साथ एक बेहतर चेहरा निश्चित तौर पे सबकी सहमति से निश्चित तौर पे सबके सामने आएगा और एक मजबूत विपक्ष के तौर पे एक नए नेतृत्व के साथ हम और दुगनी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी धनंजय जी तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे आदिवासी भाइयों को लेकर के, और एक तेंदुपत्ता वाला विषय भी इन्होंने लेकर के आए। किस प्रकार से तेंदुपत्ता खरीदी आज चरमरा गई है, किस प्रकार से आपने आदिवासी भाइयों के साथ उन्होंने कहा, तो मैं जरा 1-2 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। किस प्रकार से तेंदुपत्ता की खरीदी की क्वांटिटी कर देते हैं, एक तरफ तो आप मूल्य वृद्धि करने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ क्वांटिटी कम करके सीधे तौर पे उन तेंदुपत्ता का क्रय में घोटाला करने का काम करते हैं, उन आदिवासी भाइयों को ठगने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ आप यहां पर आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, तो पहले आपको आईना देखना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री जी बहुत आईना देखते हैं, पहले आपको आईना देखना चाहिए कि किस प्रकार से इस कोरोना संकट काल के अंदर में भी लगातार जनता ने देखा है कि मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के बीच में किस प्रकार का विरोधाभास निकल करके आया, चाहे हम कोटा से आए छात्रों को छोड़ने के विषय में हो या अन्य विषय में। लगातार समाचार पत्रों की सुर्खियां रही हैं, कभी भी स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का एक सामंजस्य यहां पर नजर विधानसभा चुनाव में आप लोगों के नेतृत्व में जाने को तैयार हैं, क्या उम्मीद है नए अध्यक्ष से? देखिए, निश्चित तौर पे जो भी नए अध्यक्ष मिलेंगे उनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जोश के साथ, पूरी कर्मठता के साथ कार्य करेंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस के मित्रों ने लोक लुभावने वादे करके इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को छलने का और ठगने का काम किया था, हम निश्चित तौर पे उन वादों को याद दिलाएंगे और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के हित में उन तमाम वादों को पूरा करने के लिए इस सरकार को हम बार बार वादे याद दिला करके उन वादों को पूरा करने के लिए मजबूर करेंगे। और यदि यह सरकार उन वादों को पूरा नहीं करती तो हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को हम आने वाले चुनाव के अंदर में निश्चित तौर पे उखाड़ के फेंक देंगे। पिछला जो आपका नेतृत्व था, आदिवासी नेतृत्व उसेंडी जी का कार्यकाल, क्या उनकी असफलता की वजह से ये फैसला लेना पड़ रहा है चेहरा बदलने का? अभिषेक जी, मैं कहीं नहीं मानता और शायद मेरी बात से आप भी सहमत होंगे कि कहीं कोई असफलता रही हो। लगातार से लेकर मैं उसी पे आ रहा हूं। लगातार जिस प्रकार से माननीय उसेंडी जी के नेतृत्व में हम तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इस सरकार की विफलताओं को उजागर करने का काम किया है, उससे कहीं ना कहीं यह सरकार आज घबराई हुई है और इस आदिवासी नेतृत्व से कहीं ना कहीं भय रहा है। और रही बात चुनाव की, चुनाव में भी आ रहा हूं, चुनाव में भी जिस प्रकार से चाहे हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करें या पंचायत चुनाव की बात करें, लगातार एक मजबूत पार्टी के रूप में हम वोटों के परसेंटेज के हिसाब से भी देखें तो हमने लगातार संघर्ष किया है। और रही बात सीटों के आंकड़ों के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हम बेहतर स्थिति में रहे। और जिस प्रकार से इन्होंने सत्ता बल का दुरुपयोग किया, बाहुबल का दुरुपयोग किया और किस प्रकार से खरीद फरोख्त की राजनीति करके एन केन प्रकारेन इस निकाय की सत्ता को हथियाने का यहां पर इन्होंने प्रयास किया, यह विषय लगातार हम उस वक्त भी उठाते रहे। किस प्रकार से बाहुबल और सत्ता बल का डरा करके, धमका करके, आर्थिक बल का प्रयोग करके खरीद फरोख्त को बढ़ावा देकर के इन्होंने सत्ता हथियाने का काम किया, यह भी इस प्रदेश की जनता ने देखा है। और अगर हम बात करें सीटों की दृष्टि से, तमाम पार्षदों की सीटों की बात करें या पंचायतों की सीटों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, वह भी कहीं ना कहीं इस कांग्रेस पार्टी के अंदर का एक भय का विषय है। और इसीलिए सत्ता और बाहुबल का यह दुरुपयोग कर करके एक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं कि हमने सत्ता ले ली, लेकिन उसके पीछे का जो सच है, बाहुबल और धनबल का जो प्रयोग किया है, उसको लेकर के तमाम आरोप लगाते रहते हैं। एक मिनट धनंजय जी, मैं पूरा कर लूं। और उसके बाद भी लगातार, चाहे हम अभी पिछले आंदोलन की बात कर लें, किस प्रकार से शराबबंदी को लेकर के हमने एक नया आंदोलन किया। धनंजय जी, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा, नए चेहरा जो सामने लाने की कोशिश है, आप लोगों की नजर में क्या जो पिछली असफलताएं थी इस वजह से चेहरा बदला जा रहा है? और विष्णुदेव साय निश्चित रूप से एक बड़ा नाम है, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, चुनौती पिछले अध्यक्ष से ज्यादा मिलेगी? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही छत्तीसगढ़ में। सत्ता परिवर्तन के बाद आप देखेंगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूटा है। एकाध परिसर में ही भाजपा के नेताओं को कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था। पूरी विफलताएं जो थी जिस प्रकार के 15 साल के दौरान की, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जो आक्रोश है
उस आक्रोश को दबाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आरएसएस की मनमानी का यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोपने काम किया उनकी मनमर्जी का। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी में गुटी राजनीति चरम पर है। एक ओर जहाँ ब्रिजमोहन गुट है, दूसरी ओर जहाँ रमन सिंह का गुट है, तीसरी ओर एक और गुट जो जिसका नाम सामने आता है। उसके अलावा आरएसएस और गैर आरएसएस, संघ और गैर संघी जो लोग हैं, उनकी जो लड़ाई चल रही है, तो कहीं ऐसा लगता है कि मुझे साय जी को आदिवासी वर्ग के होने के साथ साथ आरएसएस ने अपने मोहरा बनाने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है इनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही शायद इनके नेतृत्व को स्वीकार न करे। जनता बहुत दूर की बात है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि लगातार हम इस राज्य में काम कर रहे हैं और काम के बदौलत हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने कहीं पर भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले अपने संगठन की गुटबाजी से निपट ले, अपने कार्यकर्ताओं को ही मना ले, उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी संदेश आपके चैनल में मिल रहा है, तो अग्रिम शुभकामना अगर उनकी नियुक्ति होती है तो। लेकिन एक निवेदन भी करूंगा, देखेंगे 15 साल तक अनुभवी भी है, 15 साल तक जिस प्रकार से रमन सरकार के दौरान आदिवासियों पे अत्याचार हुआ, उनका शोषण हुआ, उन पे जल जंगल में खींचने का काम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान होता है, विष्णु साय जी इसमें निवेदन है करूंगा उनको शुभकामनाएं देते हुए कि आरएसएस के मोहरा ना बने, बल्कि जिस वर्ग से आते उस वर्ग के हित के बारे में चिंता करेंगे। जिस वर्ग से आए उस वर्ग के बारे में चिंता करें। उमेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि नए अध्यक्ष बनेंगे, उम्मीद आप लोगों ने क्या रखी है? स्वाभाविक से आपने कहा नया उमंग, नया जोश, बहुत अच्छी बात है। क्या आप लोग चाहेंगे कि नए अध्यक्ष बनते साथ पहला स्टेप क्या हो उनका कार्यकर्ता के तौर पे? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो भी अधिकृत घोषणा होगी उसमें निश्चित तौर पे जो इस सरकार ने लगातार जिस प्रकार से विक्रम उसेंडी जी के नेतृत्व में हमने तमाम इस सरकार की विफलताओं को उठाने का, उजागर करने का जो हमने काम किया है, निश्चित तौर पे उन्हीं विफलताओं को और इस सरकार की नाकामियों को आगे ले जाते हुए और मजबूती के साथ जो इस सरकार ने तमाम वादे किए थे और वादे करने के बाद इस प्रदेश की जनता के साथ लगातार अन्याय करने का काम किया, लगातार इस प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। के दौरान जो आदिवासियों पे अत्याचार हुआ, आदिवासियों पे जल जंगल को खींचने भगाया गया, लाठीचार्ज की गई, उनको जेल में बंद किया गया, उसकी प्रायश्चित भी कर लेना, प्रायश्चित भी उसी कर लेना। भाइयों के साथ आप छल करते हो, इसी प्रकार की निर्दोष आदिवासियों को जेल में बंद किए, उसका प्रायश्चित भी कर लेना। यह बड़ा आश्चर्य का विषय है कि अभी तो उनके जल जंगल जमीन को खींचने, और कांग्रेस मैं तो प्रायश्चित की बात करूंगा, रमन सरकार की 15 साल के पापों की प्रायश्चित की बात कर रहा हूँ। जो आदिवासियों के अत्याचार रमन सरकार में हुआ था, जो उनके जल जंगल जमीन को खींचने का काम किया था, उन पर लाठियां बरसाई थी, उनके संस्कृति और संस्कार का जो पहाड़ प्रायश्चित कर लेना। छोटा सा सवाल है और आने वाले समय के छोटा सा सवाल प्रायश्चित कर लेना। उसेंडी जी का कार्यकाल जैसा था, क्या वैसे ही कार्यकाल आप चाहते हैं विष्णुदेव साय जी का भी हो या कुछ अलग चाहते हैं? देखिए, संगठन की दृष्टिकोण से और लगातार संगठन के अंदर में जो निर्णय होते हैं उसके आधार पे लगातार कभी विरोध प्रदर्शन और इन सरकारों की जो विफलताएं हैं और संगठन को एकजुट करना और संगठन को और मजबूत करना। और देखिए, खाली अध्यक्ष का विषय नहीं, अध्यक्ष की नियुक्ति होने के साथ नई नियुक्तियां भी होंगी, जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति होगी, पूरी बॉडी बनेगी। सौदान सिंह को लेकर आप नाराज थे, आप सुनेंगे नहीं, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं सौदान सिंह को लेकर, सुनेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आज पूरे प्रदेश के अंदर नाराजगी है, आप उसका जवाब दे दो। आदिवासी भाई आज नाराज है, आज युवा वर्ग आज नाराज है, आप उसका जवाब दे दो। तक लिख रहे हैं, आप उसका जवाब दे दो। पेड एम्प्लॉय लिख रहे हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए अभिषेक जी, ये सोशल मीडिया में लिख रहे कार्यकर्ता। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, आपने घुमा दिया। जवाब दे रहा हूं, आप बीच में इंटरप्ट करेंगे। धनंजय जी, सीधा जवाब उनसे ले लेते हैं, आप भी सीधा जवाब उमेश जी दें कि क्या उसेंडी जी के कार्यकाल जैसा ही कार्यकाल चाहते हैं? निश्चित तौर पे, और जिस प्रकार से मजबूती थे हमने बीते 16 महीनों के, और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, निश्चित तौर पे बड़ी खबर इस वक्त है, बड़ी खबर ये विष्णुदेव साय औपचारिक ऐलान हो गया है उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने का। तो विष्णुदेव साय औपचारिक जो था ऐलान बचा हुआ था, वो ऐलान भी हो गया। बंसल न्यूज पर आप जान लें कि औपचारिक ऐलान विष्णुदेव साय के प्रदेश अध्यक्ष बनने का हो गया है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे विष्णुदेव साय। पहले भी प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के करीबी हैं, साफ छवि वाले माने जाते हैं और केंद्र में भी करीबी हैं। तो अब बीजेपी को आगे ले जाने की कमान और जिम्मेदारी नए तरीके से विष्णुदेव साय के ऊपर है। औपचारिक ऐलान जो बचा हुआ था वो औपचारिक ऐलान हो गया है। बंसल न्यूज में आप सबसे पहले आपको बता दें
कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान भी हो गया है। बंसल न्यूज में सबसे पहले यह खबर, विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। तो विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरे के तौर पर अब प्रदेश की कमान संभालेंगे, छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालेंगे। उमेश घोरपड़े जी, औपचारिक ऐलान हो गया है विष्णुदेव साय जी का, जिस पर हम अब तक चर्चा कर रहे थे। अब आप बताएं कि क्या पिछले का विक्रम उसेंडी जी जैसा चाहते हैं या नया चाहते हैं, और नया चाहते हैं तो क्या नया चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आदरणीय विष्णुदेव साय जी के पास एक लंबा अनुभव है और इन्हीं के नेतृत्व में हम चाहे लोकसभा की बात करें, 11 में से 10 सीटें जीते थे, चाहे 13 के चुनाव की बात करें, या फिर एक मंत्री होने के नाते उनका एक लंबा अनुभव और पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी सहजता और एक आत्मीयता और तमाम छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं का सीधा उनके साथ जो संपर्क है, निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर में उनके नेतृत्व का एक संगठन को और मजबूत करने में, और तमाम कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर का हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता है वो भी उनसे सीधे संपर्क में रहता है, तो उससे निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर में हमें फायदा मिलेगा। और जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि उसेंडी जी का कार्यकाल और उससे बेहतर और उस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जिन परिस्थितियों के अंदर में माननीय उसेंडी जी को हम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उन परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने लगातार पार्टी को आगे ले जाने का और बेहतर तरीके से एक मजबूत विपक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को यहां पर खड़ा करने का काम किया है। अब बात चालू होती है इससे आगे की, आने वाला जो समय है वो और कठिन समय होगा, और उन कठिन समय में और इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ विपरीत परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी का एक बेहतर निर्णय है, और इसी नेतृत्व के साथ हम आने वाले समय के अंदर में इस कांग्रेस की वादा खिलाफी को उजागर करते हुए, आने वाले समय के अंदर में इस कांग्रेस के झूठ को उजागर करते हुए इन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलिए, बहुत जोश है नए अध्यक्ष के ऐलान के साथ आपको। धनंजय जी, औपचारिक ऐलान हो गया है, बहुत अनुभवी है पिछले जो अध्यक्ष थे उनसे, और माना जा रहा है कि इनकी कमान में ही है, अब ये चुनाव में जाएंगे। मैं तो पहले विष्णुदेव साय जी को अध्यक्ष बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि वो आरएसएस का मोहरा बनकर काम नहीं करेंगे, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनेंगे, और जिस वर्ग से आते हैं वो उस वर्ग पर लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अत्याचार किया है, उस अत्याचार को आपकी सरकार प्रायश्चित करेंगे। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, जो वादा किया था उस वादा को आप पूरा करें। देखिए, केंद्र में आडवाणी जी को उपयोग करके किस प्रकार से गाइडलाइन कर दिया गया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में विक्रम उसेंडी को उपयोग करके गाइडलाइन कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के गुलाम है, आरएसएस का मोहरा जो आप एक बार फिर सफल सिद्ध हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, बल्कि वो आरएसएस के अंदर काम करती है, और आरएसएस ने अपने मोहरा को बैठाने में कामयाबी हासिल की हुई है। और चूंकि विष्णुदेव साय जी आदिवासी वर्ग से, मैं उनसे उम्मीद करता हूं 15 साल तक जो उन पे आदिवासी वर्ग पर अत्याचार हुआ था भारतीय जनता पार्टी शासन के दौरान पे, तो निश्चित तौर पर उस वर्ग की पीड़ा को समझेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अत्याचार आप आदिवासी भाइयों के ऊपर कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो की राजनीति है, उसका शिकार कहीं ना कहीं जनता के बीच में लाकर के हम जैसे उन आदिवासी भाइयों के खिलाफ जो अत्याचार आप कर रहे हैं, वो अत्याचार हम आपको नहीं करने देंगे। धनंजय जी, उस बात की पीड़ा है। और भाजपा के बड़े नेता जो है, जो केंद्रीय नेतृत्व अभी से आप जिसको यूज मिलाने एंड लगे थ्रो की बात करके अभी से भाजपा आप दरकिनार कर दिया गया है, और अभी एक सोशल अभी से आपको सताने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है नड्डा कि आप अभी से धक्का भयभीत हो मारते रहे हैं, आप अभी से भयभीत हो रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अब आपकी कुर्सी हिलने वाली है। ये भय जायज है, क्योंकि आपने अत्याचार किया है उन आदिवासी भाइयों के साथ। तेंदुपत्ता खरीदी में भी आपने घोटाला किया है। चलिए, समय समाप्त हो गया है। माफी चाहूंगा यहाँ पर समय समाप्त हो चुका है। उमेश जी और धनंजय जी, बहुत शुक्रिया। और तत्काल प्रभाव से औपचारिक ऐलान हो गया है, और जो लेटर जारी हुआ है पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व नड्डा जी के आदेश से, तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी हो गया है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के तौर पर विष्णुदेव साय नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे बीजेपी के। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जैसे कि हमारे यहाँ पर मेहमान बैठे थे वो बता रहे हैं कि नए उत्साह के साथ अब अगले चुनाव में जाएंगे उनके साथ। पार्टी की गुटबाजी अलग चीज़ है, कार्यकर्ता कितने संतुष्ट होंगे, क्या पार्टी के अंदर इसके बाद कोई सवाल उठेगा? हालांकि अनुशासित पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस सरकार को कितनी चुनौती दे पाएगा ये आदिवासी चेहरा, जो कि बड़ा नाम है आदिवासी चेहरे के तौर पर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कैबिनेट का भी उनके पास अनुभव है, केंद्र में भी उनकी अच्छी पकड़ है। देखना होगा कितना चुनौती पेश कर पाते हैं
संगठन को किस तरीके से वापस खड़ा कर पाते हैं और एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।